बीएनएस के चैप्टर नंबर 14 में सेक्शन 227 से लेकर 269 तक जो प्रोविजन दे रखे हैं, जिनमें से सेक्शन 227 से लेकर 237 तक के जो प्रोविजन हैं, हम उनको रखते हैं फॉल्स एविडेंस दिए जाने या फैब्रिकेट किए जाने से रिलेटेड ऑफेंसेस की कैटेगरी में। वहीं सेक्शन 238 से 269 तक जो दे रखे हैं प्रोविजन, हम उनको रखते हैं उन ऑफेंसेस की कैटेगरी में जो किए जाते हैं पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट। तो सबसे पहले इन वाले सेक्शंस की अगर हम बात करें, इन ऑफेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एविडेंस का मतलब, क्योंकि ये प्रोविजन जिन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं वो एविडेंस से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। एविडेंस का मतलब बताया गया है कहां पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ई में। क्या मतलब बताया गया है? मतलब ये बताया गया एविडेंस का कि एविडेंस होता है ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूडेड है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ओरल एविडेंस क्या है। ओरल एविडेंस होता है सारी की सारी वो स्टेटमेंट जो कोर्ट के समक्ष की जा रही हैं, चाहे ओरली करी जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करी जा रही हैं। क्यों करी जा रही हैं? क्योंकि कोर्ट ने उनका किया जाना कोर्ट के समक्ष परमिट किया है या रिक्वायर किया है। तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट हो जाएंगी ओरल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोर्ट में जाकर गवाही देती हूं किसी भी तथ्य के बारे में क्योंकि कोर्ट ने मुझसे रिक्वायर किया है, या फिर मैं गवाही देना चाह रही हूं और कोर्ट ने इस चीज का मुझे परमिशन दिया है, तब मैं गवाही दे रही हूं, मुझसे बोलकर बता रही हूं कोर्ट में कोई फैक्ट। तो वो क्या है? वो ओरल एविडेंस है। या फिर मान के चलो मैं कोर्ट से बहुत ज्यादा दूर हूं, मैं खुद फिजिकली जाकर गवाही नहीं दे सकती हूं, इसलिए क्या किया जा रहा है, मेरी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही है। तो यहां पर ये गवाही जो मैं दे रही हूं ये भी क्या है? ओरल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जैसे कि मान के चलो मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, अब मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी चाहिए या फिर इसके बदले में डैमेजेस वगैरह चाहिए, और इस चीज के लिए मैं कोर्ट में जा रही हूं और सबूत के तौर पर पेश कर रही हूं क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि हमने लिखित में किया, फिजिकल फॉर्म में, मतलब कागज के टुकड़े पर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसको मैं सबूत के तौर पर पेश कर रही हूं, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही तो हुआ। या फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि ईमेल्स के जरिए किया हुआ था, तो वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर जानना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में या एविडेंस के बारे में, तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहला वीडियो लेक्चर देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर इतना तो आपको क्लियर है कि एविडेंस का मतलब क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 227 बीएनएस का डिफाइन करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस वाले ऑफेंस को। सेक्शन 228 डिफाइन करता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को। और इन दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट आपको देखने को मिलती है सेक्शन 229 में। और फिर जो आगे प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 230 से लेकर 237 तक, वो इन ऑफेंसेस से रिलेटेड कुछ अदर फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गिविंग फॉल्स एविडेंस वाले ऑफेंस की, तो इस ऑफेंस को इन्वॉक करने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। पहली चीज कि लीगल बाउंडेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, उस लीगल बाउंडेशन के तहत फॉल्स स्टेटमेंट किया गया होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट वर्बली किया गया हो सकता है या किसी और तरीके से किया गया हो सकता है। तो कह ये रहे हैं पहली चीज कि जो एक्यूज्ड है वो किसी ओथ के तहत या किसी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत लीगली बाउंड होना चाहिए सच बोलने के लिए, या फिर लॉ के तहत वो बाउंड होना चाहिए किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन करने के लिए। और इस लीगल बाउंडेशन के तहत अगर वो स्टेटमेंट देता है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि गलत है और जिसके बारे में उसको पता है कि वो गलत है, या वो बिलीव रखता है कि वो गलत है, जानते हुए, बिलीव रखते हुए कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो गलत है, वो गलत स्टेटमेंट देता है, या फिर उस स्टेटमेंट का ट्रू होना बिलीव ना करते हुए स्टेटमेंट देता है। बताना उसको चाहिए सच, लेकिन बता रहा है गलत, जानते हुए, बिलीव रखते हुए कि गलत बता रहा है, या फिर ये बिलीव ना रखते हुए कि जो वो बता रहा है वो ट्रू है। तो फिर क्यों बता रहा है जब पता ही नहीं है कि जो चीज बता रहा है वो ट्रू है? दैट्स वाई ना ये कहा जाएगा कि वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये चीज क्लियर करता है कि अगर कोई अटेस्टिंग पर्सन अपने बिलीफ के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट करता है, मतलब जो चीज के बारे में वो विश्वास रखता है वो चीज नहीं बता के कुछ गलती बता रहा है और कह रहा है कि हाँ मुझे ये विश्वास है, जो कि उसको है नहीं विश्वास, तो तब भी ये माना जाएगा कि वो दिया है फॉल्स एविडेंस। मतलब अगर कोई पर्सन स्टेट करता है कि वो किसी चीज के बारे में बिलीव रखता है जो कि वो नहीं रखता है, या फिर स्टेट करता है कि वो कोई चीज जानता है जो कि नहीं जानता है, तो तब ये माना जाएगा कि वो क्या किया है, वो गिल्टी है फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस।
अब गिविंग फॉल्स एविडेंस के कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, होता यह है कि जो ए है वो बी के अगेंस्ट एक केस फाइल करता है। क्या केस फाइल करता है कि बी ने ना 10,000 रुपए लिए थे उधार, वादा किया था कि किसी पर्टिकुलर तारीख को वापस कर देगा, वो डेडलाइन निकल चुकी है, कई मर्तबा उसको बोला गया कि भाई वापस कर दे वापस कर दे, भिखारियों की तरह भीख भी मांगी गई अपने ही पैसों के लिए कि भाई वापस कर दे कर दे वापस कर दे वापस, बट नहीं दे रहा है, इसलिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अब इस केस में जेड बनता है गवाह, और जेड गवाही ये देता है कि बी को ना उसने ये कहते हुए सुना था कि बी ने 10,000 रुपए लिए थे ए से उधार, जो कि उसने अभी तक वापस नहीं किए हैं और ना ही वो कभी वापस करेगा, जबकि ऐसा बी ने कभी कहा ही नहीं है। जेड ये अपनी तरफ से बोल रहा है, यानी कि जेड क्या कर रहा है, जेड फॉल्स एविडेंस देने वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है, झूठी गवाही देकर। एक और एग्जांपल देखो, सेम केस हुआ है, मतलब ए ने बी के अगेंस्ट 10,000 रुपए का केस फाइल करा है और एक प्रोमिसरी नोट पेश किया है जिसमें बी ने साइन वाइन कर रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो साइन है वो क्या वाकई में बी के हैं? तो अब एक गवाह पेश किया जाता है जिसको बी की हैंडराइटिंग पता है। अब वो साइन देखता है, अब वो साइन देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है अपने दिमाग में कि नहीं, ये तो बी के साइन नहीं है, लेकिन गवाही क्या देता है कि हाँ ये तो बी के ही साइन है। तो जेड ने क्या किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है। एक और एग्जांपल देखो, होता क्या है कि मान के चलो हमारे उत्तराखंड की जो कोर्ट है, यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश हम समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी लैंग्वेज है वो हम समझ सकते हैं। बट हुआ यह है कि कोर्ट में जो विटनेस पेश किया जा रहा है वो तमिलनाडु का है, वो सिर्फ तमिल जानता है, तो वो तमिल लैंग्वेज में जब देगा अपनी गवाही तो कोर्ट हायर करेगी ट्रांसलेटर को, जो कि बताएगा कि ये तमिल वाला बंदा ये कह क्या रहा है। तो यहां पर ट्रांसलेटर को ओथ दिलवाई जाएगी और फिर वो उस ओथ पर वो सब चीजें बताएगा ट्रांसलेट करके हमारे उत्तराखंड की कोर्ट की लैंग्वेज में, जो कि विटनेस तमिल लैंग्वेज में बता रहा है। अब ये जो ट्रांसलेटर है उसको पता है कि तमिल लैंग्वेज में क्या बताया जा रहा है, बट वो ट्रांसलेशन उसका गलत गलत कर रहा है जानबूझ के। तो तब ये माना जाएगा कि ट्रांसलेटर ने क्या किया है, ट्रांसलेटर ने फॉल्स एविडेंस दिया है। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद आप अगर सेक्शन 227 में जो दे रखे इलस्ट्रेशन वो पढ़ोगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि इंग्लिश लॉ में फॉल्स एविडेंस दिए जाने को परज्यूरी कहते हैं, और इस चीज के रिगार्डिंग जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हल करी कि अगर कंप्लेनेंट ने जो एलिगेशंस लगाई हैं उनका सिर्फ डिनाइल किया जा रहा है तो ये चीज परज्यूरी वाला ऑफेंस नहीं है। वहीं NSN रेड्डी वर्सेस कविता महेश 2021 के केस में ये बात कही गई कि अगर कोर्ट के समक्ष जो स्टेटमेंट्स विटनेस ने दिए हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं तो सिर्फ इस आधार पर विटनेस को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है परज्यूरी वाले ऑफेंस के लिए। सेक्शन 228 BNS का बताता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का मतलब क्या होता है। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे अपने बचपन में जो मैंने एक मूवी देखी थी उसका एक सीन ध्यान आता है। मुझे ये नहीं पता कि वो मूवी थी कौन सी, उसमें कौन था, और जो सीन है वो भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, जस्ट धुंधला धुंधला वो सीन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। होता क्या है, एक छोटी बच्ची होती है, क्या पता आपको ध्यान आ जाए ये स्टोरी सुन के। एक छोटी बच्ची होती है बहुत ज्यादा रिच, उसका बर्थडे मनाया जा रहा होता है, तभी एक छोटा बच्चा जो उसका दोस्त होता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब होता है वो अपने फादर के साथ उसके बर्थडे को अटेंड करने आता है एक गिफ्ट लेके। बट लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो इस गरीब बच्चे के साथ दोस्ती ना रखे, इसलिए ना उस बच्चे पे चोरी का इल्जाम लगवा देते हैं। कैसे लगवा देते हैं, इस लड़की के लिए जो एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आए थे वो इस लड़के की पॉकेट में डाल देते हैं ताकि ये बिलीव किया जाए कि इस लड़के ने तो चोरी करी है। तो ये जो चीज उन्होंने की ये चीज ही तो है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो ये जो फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने वाला ऑफेंस है इसके लिए ना कुछ चीजें और होनी चाहिए। तो उन सभी चीजों को समझने के लिए हम इसको पूरा समझते हैं। ये कहता क्या है सेक्शन 228 BNS का, ये कहता है कि अगर मैं क्या करती हूँ, ऐसी परिस्थितियों को एग्जिस्टेंस में ला रही हूँ जो कि गलत है, ऐसी परिस्थितियों को इजाद कर रही हूँ जो कि झूठी हैं, या फिर मैं बुक्स में, रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फॉल्स एंट्री कर रही हूँ, या ऐसे डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बना रही हूं जिनमें फॉल्स स्टेटमेंट कंटेन है, तो ये कहा जाएगा कि मैं क्या कर रही हूं, मैं फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रही हूं।
और ये फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाला ऑफेंस बनेगा तब जब ये फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस जो हैं ये मैंने फैब्रिकेट किए हैं किस इंटेंशन से, इस इंटेंशन से ताकि इनको ना एविडेंस के तौर पर दिया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी ऐसी प्रोसीडिंग में जो लीगली पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंडक्ट करी जा रही है, या फिर आर्बिट्रेटर के समक्ष जो चल रही है प्रोसीडिंग वहां पर इसको एविडेंस के तौर पे दिया जाए। और इनमें से जिसके भी समक्ष वो फैब्रिकेटेड एविडेंस के तौर पर दिए जाएं, मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि वो क्या करें, उस पर्सन की ना ओपिनियन को वो इन्फ्लुएंस कर दे ताकि वो सही डिसीजन ना दे पाए किसी मटेरियल पॉइंट के रिगार्डिंग इन सच प्रोसीडिंग, बल्कि वो जो भी आउटकम दे वो आधारित हो उसके गलत बिलीफ पर जो कि उसको हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ सच फैब्रिकेटेड एविडेंस। यानी कि वो फैब्रिकेटेड एविडेंस उतना रेलेवेंट एंड सब्सटेंशियल होने चाहिए ताकि वो प्रोसीडिंग के रिजल्ट को अफेक्ट कर सके, इतना उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्रिएट करती है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाला ऑफेंस। और इसके एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है कि अगर जो ए है वो ज्वेलरी जेड के बॉक्स में डाल देता है ये इंटेंशन के साथ ताकि जेड को कन्विक्ट किया जा सके थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए, जैसा कि मैंने अभी वो मूवी का सीन आपको बताया था ना, सिमिलर टाइप ऑफ चीज है ये। तो तब ये माना जाएगा कि ए ने क्या किया है, ए ने फैब्रिकेट किया है फॉल्स एविडेंस। इलस्ट्रेशन भी ये कह रहा है कि जो ए है वो अपनी शॉप बुक में फॉल्स एंट्री करता है ताकि उसकी वो जो एंट्री उसने करी है शॉप बुक में उनको ना कोऑपरेटिव एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज किया जा सके। तो यहां पर ए ने किया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाला ऑफेंस। अब यहां पर आप मुझे बताना कि शॉप बुक में जो करी जाती है एंट्री वो बीएसए के कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होती है। एक और इलस्ट्रेशन देखो, ए क्या करता है, एक लेटर ऐसी हैंडराइटिंग में लिखता है ताकि वो लगे कि वो जेड की हैंडराइटिंग है, और उसके पीछे उसका इंटेंशन होता है कि जो जेड है उसको कन्विक्ट किया जा सके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले ऑफेंस के लिए, और वो उस लेटर को ऐसी जगह रख देता है जहां ना पॉसिबिलिटी है कि पुलिस तलाशी लेगी। तो यहाँ पर जो ए है उसने क्या किया है, उसने किया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाला ऑफेंस। ये इलस्ट्रेशन ना आपका हिमाचल प्रदेश जुडिशियरी के अगर आप मेंस के पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पर ये इलस्ट्रेशन पूछी जा चुकी है। सेक्शन 229 बीएनएस का बताता है कि जो कोई भी इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस देता है जो कि डिफाइन है सेक्शन 227 में, या फिर फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस जो कि डिफाइन है सेक्शन 228 में, वो लायबल होगा किस पनिशमेंट के लिए। तो अगर ये ऑफेंस किया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर तो तब पनिशमेंट दी जाएगी सिंपल या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन जो कि 10,000 रुपए तक का होगा। वहीं अदर केसेस में इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है कितनी प्रेस्क्राइब, सिंपल और रिगरस इंप्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन अप टू 5,000 रुपीज। और यहां पर जिस जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है कोर्ट मार्शल के समक्ष जो चलता है ना ट्रायल उसको भी। वहां पर भी अगर फॉल्स एविडेंस दिया जाता है या फैब्रिकेट किया जाता है फॉल्स एविडेंस तो सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस के तहत पनिशमेंट की लायबिलिटी आएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि अगर लॉ के तहत डायरेक्ट करी गई इन्वेस्टिगेशन की जाती है भले ही वो कोर्ट के समक्ष कंडक्ट नहीं की जा रही है उसको भी यहां पर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग के दायरे में रखेंगे, और उस दौरान जो कोई भी फॉल्स एविडेंस देगा या फैब्रिकेट करेगा फॉल्स एविडेंस वो आएगा सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस के दायरे में। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक इलस्ट्रेशन भी दे सकते हो जो कि कह रही है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो इंक्वायरी चल रही है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जो इंक्वायरी होती है ना मजिस्ट्रेट के समक्ष, पता ही है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ये हमने बीएनएसएस में पढ़ा नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा ना। जब सीआरपीसी हम लोगों ने पढ़ा था पहले कभी तो वहां पे ये चीज क्लियर करी हुई है, बीएसए में भी ये चीज क्लियर करी हुई है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो चलती है प्रोसीडिंग बिफोर दी ट्रायल उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। तो इंक्वायरी के दौरान अगर ओथ पर कोई फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है जानते हुए तो उसको भी हम सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस के कटघरे में ले सकते हैं, क्योंकि इसको कंसीडर किया जाएगा कि उसने ये चीज करी है ड्यूरिंग द इंक्वायरी जो कि एक स्टेज है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कह रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करी है कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसके तहत वो करी जा रही है तो उसको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज में ही इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है कोई ऑफिसर लैंड बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए और उसको डायरेक्शन दिया है कि वो इस चीज के रिगार्डिंग इंक्वायरी करे। उस दौरान अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट जानबूझ के करता है ड्यूरिंग
अंडर ओथ, तो तब ये इंक्वायरी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज मानी जाएगी। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 229 जो भी हमने पढ़ा, इस सेक्शन से लेकर सेक्शन 233 तक के जो सेक्शन है, फिर सेक्शन 236, 237, सेक्शन 242 से 248 तक, देन सेक्शन 267, ये जो सेक्शन बीएनएस के हैं, इन सेक्शन के तहत जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं और उन ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट या अबैटमेंट अगर किया जाता है किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के संबंध में, तो ऐसे ऑफेंस का कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। यह है जनरल रूल। कब लेगी? तब लेगी कॉग्निजेंस जब जिस कोर्ट के समक्ष ये ऑफेंस हुए हैं वो ही कोर्ट या उसकी सुपीरियर कोर्ट या उस कोर्ट के द्वारा राइटिंग में ऑथोराइज किया गया ऑफिसर करता है रिटर्न कंप्लेंट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और ये बात कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। इसको यहां पर आपने लिंक कर लेना है और एक बार आप बीएनएसएस के बैरेक्ट में जाके इसको पढ़ भी लेना। और इस सेक्शन का ना आपको प्रोसीजर देखने को मिलेगा बीएनएसएस के सेक्शन 379 में। तो एक बार इस सेक्शन को और देख लेना बीएनएसएस में। अब वापस से आ जाओ सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस के जो आगे के सेक्शन है उन सेक्शंस पे। तो सेक्शन 230 बीएनएस का क्या कहता है? ये कहता है कि अगर फॉल्स एविडेंस दिया जाता है या फैब्रिकेट किया जाता है, किस इंटेंशन से? किसी पर्सन को कैपिटल ऑफेंस की कन्विक्शन करवाने के इंटेंशन से, या फिर ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, मैं अगर फॉल्स एविडेंस देता हूं या फैब्रिकेट करता हूं तो इससे ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैपिटल ऑफेंस का पनिशमेंट दिया जा सकता है, मतलब डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। तो इस इंटेंशन से या फिर इस नॉलेज से जो कोई भी देता है फॉल्स एविडेंस या फिर फैब्रिकेट करता है वो लायबल होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर उतने रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 10 साल तक का हो सकता है। इसके साथ साथ मैक्सिमम 50,000 तक के फाइन के लिए। अगर इस तरह के एविडेंस देने की वजह से या फैब्रिकेट करने की वजह से इनोसेंट पर्सन को रॉन्गली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, इट मीन्स कि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, तो जो पर्सन यहां पर फॉल्स एविडेंस दिया था या फैब्रिकेट किया था वो लायबल होगा डेथ सेंटेंस के लिए, या फिर ये जो पनिशमेंट अभी हमने देखी इस पनिशमेंट के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, या फिर उतना फाइन जो मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का हो सकता है। सेक्शन 231 बीएनएस का ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करवाने के लिए, कैसे ऑफेंस के लिए? ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर कम से कम 7 साल तक के कारावास की सजा प्रिस्क्राइब है, तो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को कन्विक्ट करवाने के इंटेंशन से या फिर ये जानते हुए कि ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, अगर जो कोई भी फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है वो लायबल होगा। जिस भी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट करवाना चाह रहा है सामने वाले पर्सन को, ऐसा झूठा एविडेंस देके या झूठा एविडेंस फैब्रिकेट करके, उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है सेम पनिशमेंट यहां पर इस झूठे एविडेंस देने वाले को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए फॉल्स एविडेंस देता है ताकि जो जेड है उसको डेकॉइटी के लिए कन्विक्ट किया जाए, और डेकॉइटी के लिए सजा प्रिस्क्राइब है कितनी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, तो सेम पनिशमेंट के लिए ए यहां पर लायबल होगा। सेक्शन 232 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो किसी को धमकी देते हैं ताकि वो फॉल्स एविडेंस दे। यानी कि मान के चलो ए ना बी को धमकी देता है, क्या? कि वो बी को या बी जिसकी परवाह करता है, लाइक बी का रिलेटिव है सी, उसको इंजरी करेगा उसकी बॉडी पर या रेपुटेशन पर या प्रॉपर्टी पर, और ऐसे धमकी देकर वो बी को मजबूर करता है कि जो बी है वो फॉल्स एविडेंस दे। तो यहाँ पे जो ए है वो लायबल होगा इस तरह की धमकी देने की वजह से अंडर सेक्शन 232 ऑफ बीएनएस, सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 7 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन के लिए या दोनों के लिए। वहीं अगर ऐसी धमकी के तहत बी ने जो फॉल्स एविडेंस दिया है उसकी वजह से मान के चलो कोई इनोसेंट पर्सन है डी, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है और सेंटेंस दे दिया गया है डेथ सेंटेंस या फिर उतना इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल से ज्यादा है, तो जो ए है वो सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो कि इनोसेंट पर्सन यानी डी को दी गई। अब आगे जो प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 233 से लेकर 237 तक, इनमें से किसी भी सेक्शन में
अगर कोई पर्सन फॉल होता है तो वो किस पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? वो लायबल होगा उस पनिशमेंट के लिए जैसा कि वो तब लायबल होता जब वो देता फॉल्स एविडेंस या फिर फैब्रिकेट करता फॉल्स एविडेंस। तो अभी तक हम जो प्रीवियसली सेक्शन डिस्कस करते आए हैं, देखना पड़ेगा कि उनमें से किस में फॉल हो रहा है वो ऑफेंडर, जो कि सेक्शन 233 से लेकर 237 तक के प्रोविजन में जो बता रखा है उसमें भी फॉल हो रहा है। उसी हिसाब से उसको दी जाएगी पनिशमेंट। तो सेक्शन 233 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो कोई भी क्या करते हैं, करप्टली यूज करते हैं या यूज करने का अटेम्प्ट करते हैं। क्या चीज? फॉल्स एविडेंस या फिर फैब्रिकेटेड एविडेंस, ये जानते हुए कि वो फॉल्स हैं। सेक्शन 234 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो कोई भी इशू करते हैं या साइन करते हैं कोई सर्टिफिकेट जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर किया गया था या जो कि किसी एडमिसिबल फैक्ट से रिलेटेड है, और वो ऐसा सर्टिफिकेट इशू किए हैं या साइन किए हैं ये जानते हुए या ये बिलीव रखते हुए कि ये तो फॉल्स है, तो तब वो लायबल होंगे अंडर सेक्शन 234 ऑफ बीएनएस। और जो कोई भी इस तरह के सर्टिफिकेट को करप्टली यूज करता है या यूज करने का अटेम्प्ट करता है, ऐसे जैसे कि वो सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ट्रू है बट उसको पता है कि वो गलत है किसी मटेरियल पॉइंट को लेकर, तो तब यहां पर वो पर्सन जो करप्टली यूज करेगा या यूज करने का अटेम्प्ट करेगा वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 235 बीएनएस प्रिस्क्राइब किए गए ऑफेंस के लिए। सेक्शन 236 उनको पनिश करता है जो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं किसी डिक्लेरेशन में, किसी ऐसे डिक्लेरेशन में जो कि एविडेंस में रिसीव करने के लिए कोई कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट बाउंड है या अंडर द लॉ ऑथोराइज है। और जो कोई भी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट किया है उस डिक्लेरेशन में उसको पता है या फिर वो इस बारे में विश्वास रखता है कि वो स्टेटमेंट किया है वो फॉल्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट जो डिक्लेरेशन में कर रहा है वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 236 ऑफ बीएनएस में। वहीं जो कोई भी इस तरह के डिक्लेरेशन को ट्रू डिक्लेरेशन की तरह ये जानते हुए कि ये तो गलत है करप्टली यूज करता है या यूज करने का अटेम्प्ट करता है, तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 237 बीएनएस में। और एक्सप्लेनेशन ये चीज क्लियर कर रही है कि डिक्लेरेशन जो कि फॉर्मल एरर्स जो उसमें हो गए हैं उस वजह से इनवैलिड है, वो भी सेक्शन 236 एंड 237 के दायरे में आती है। यानी कि एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि जो डिक्लेरेशन है वो बहुत ध्यान से बनानी चाहिए, बहुत ध्यान से वो करनी चाहिए। किसी भी तरीके का आप ऐसे एरर वगैरह नहीं कर सकते हो फिर बाद में बोल रहे कि ये तो फॉर्मल एरर हो गया, नहीं नहीं, तब भी वो सेक्शन 236 एंड 237 के दायरे में आएंगी। और ये जो डिक्लेरेशन है इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो डिक्लेरेशन वगैरह किए जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्टिमनी है वो एफिडेविट पर ली जा रही है फिर उसको एविडेंस में यूज किया जा रहा है, तो वो भी वहां पर भी जो डिक्लेरेशन किए जा रहे हैं उनमें अगर फॉल्स स्टेटमेंट किया जाता है या फिर अगर उनमें फॉल्स स्टेटमेंट किया गया है और उनको अगर करप्टली यूज किया जाता है या यूज करने का अटेम्प्ट किया जाता है जानते हुए कि वो गलत है किसी मटेरियल पॉइंट को लेके, तो तब यहाँ पे ये जो सेक्शंस अभी हमने देखे इन सेक्शंस की लायबिलिटी आती है। चैप्टर 14 का एक पोर्शन हमने कर लिया है कवर, जिसमें सेक्शन 227 से लेकर 237 तक निपटा दिया हमने। अब दूसरा पोर्शन जो कि पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट किए जाने वाले ऑफेंसेस की बात करता है सेक्शन 238 से 269 तक, इस पोर्शन के सेक्शंस को एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 238 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आप जानते हो या आप रीजन टू बिलीव रखते हो कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उस ऑफेंस को कमिट करने वाला जो ऑफेंडर है आप चाहते हो उसको लीगल पनिशमेंट से बचाना, आपका ये इंटेंशन है, और इस इंटेंशन के साथ आप क्या करते हो, उस ऑफेंस के कमीशन से संबंधित जो एविडेंसेस हैं उनको गायब करते हो, या फिर आप क्या करते हो, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जिसके बारे में आपको पता है या बिलीव है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है, तो तब माना जाएगा कि आपने वो ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त है थॉर ने मर्डर कर दिया थेनोस का। मैं चाहती हूँ थॉर को लीगल पनिशमेंट से बचाना और इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसकी मदद करती हूँ थेनोस की जो डेड बॉडी है उसको छुपाने में, तो तब माना जाएगा कि मैंने ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस में जो पनिशेबल है। और पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो जिस ऑफेंडर को जिस ऑफेंस के पनिशमेंट से आप बचाना चाहते हो, अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट मेंशन है डेथ सेंटेंस, तो तब आपको मिलेगी इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि 7 साल तक की हो सकती है प्लस फाइन। वहीं अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट मेंशन है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 सालों तक का कारावास, तो तब आपको पनिशमेंट मिलेगी
इम्पिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि 3 साल तक की हो सकती है प्लस फाइन। वहीं उस ऑफेंस की अगर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है उतनी इम्पिजमेंट जो कि 10 साल से कम की है, तो तब आप लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्पिजमेंट प्रिस्क्राइब है, उस लॉन्गेस्ट टर्म का 1/4 तक इम्पिजमेंट आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा सकेगा, या फिर फाइन या फिर दोनों। और इसके अलावा जल्दबाजी में जो डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जाता है वो भी इस तरफ इंडिकेशन देता है कि ये चीज की जा रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचाने के इंटेंशन से। ऐसा इन्फेरेंस इस एक्ट से लगाया जा सकता है। ये कहा गया था दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 के केस में। सेक्शन 239 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आपको पता है या रीजन टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उस ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लीगली बाउंड हो, बट आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो और ऐसा आप करते हो इंटेंशनली, तो अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, इस चीज का करोगे इंटेंशनल ओमिशन, तो तब आप जाओगे सेक्शन 239 ऑफ बीएनएस में और पनिशमेंट मिलेगी सिंपल या रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज या फिर दोनों। वहीं अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन ये जानते हुए या ये बिलीव रखते हुए कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है और आप इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यानी कि सेक्शन 240 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आपको पता है या रीजन टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और आप उस ऑफेंस के संबंध में इंफॉर्मेशन देते हो ऐसी जिसके बारे में आपको पता है या रीजन टू बिलीव है कि ये इंफॉर्मेशन तो गलत है और आप इंटेंशनली वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो अंडर सेक्शन 240 ऑफ बीएनएस आप लायबल होंगे उतने सिंपल या रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 2 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन के लिए या इन दोनों पनिशमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन होता है एक्स, वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है कि उसके घर से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी वगैरह चोरी हो गई है, साथ साथ में टीवी एंड अदर प्रॉपर्टी वगैरह भी चोरी हो गई है। बट ये जो ज्वेलरी के रिगार्डिंग क्लेम किया उसको पता था कि ये तो मैं झूठ क्लेम कर रहा हूं, ये इसका क्लेम गलत था, तो तब ये लायबल होगा अंडर सेक्शन 240 फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए इन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस जो कमिट हुआ था, जिसकी उसने करी थी कंप्लेंट। देखो ऑफेंस तो कमिट हुआ है बट उसके बारे में झूठ बता रहे हैं और पता है कि झूठ बता रहे हैं, तो सेक्शन 240 में जा रहे हैं। सेक्शन 241 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आपके पोजेशन में या कंट्रोल में कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, पोजेशन का मतलब तो यह है कि सीधे सीधे आपके पास है, और कंट्रोल का मतलब है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, लाइक आपने वो दिया हुआ है अपने किसी एजेंट के पास, जब चाहे आप उससे वो मंगवा सकते हो। इट मीन्स कि वो अंडर योर कंट्रोल है वो डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके पोजेशन में है या कंट्रोल में है और आपको सम्मन भेजा गया है या किसी और तरीके से रिक्वायर किया गया है लॉफुली कि आप वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश करो या पेश करो किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष चल रही किसी प्रोसीडिंग में, इस तरीके से आप अंडर लीगल कंपल्शन है कि आप उसको प्रोड्यूस करें। इसके बावजूद अगर आप उसको सीक्रेट करते हो, सीक्रेट मतलब अगर आप उसको सीक्रेट करते हो यानी कि उसको हाइड करते हो, कंसील करते हो ताकि वो नजरों के सामने ना आए, उसका पता ही ना चले कि वो है कहाँ, या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, खत्म ही कर देते हो, या फिर आप उसको ऑब्लिटरेट करते हो यानी कि उसको यूजलेस बना देना, या फिर आप उसको इलिजिबल बनाते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लैंग्वेज होती है ना, अनडिसाइफर्ड, मतलब ऐसा बनाते हो कि जिसको पढ़ा ना जा सके, अनरीडेबल बना देते हो। और ये करने के पीछे आपका इंटेंशन होता है कि वो डॉक्यूमेंट या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश ना किया जा सके कोर्ट में, या फिर अगर कोर्ट में पेश कर भी दिया जाए लेकिन वो यूज ना हो सके एविडेंस के तौर पे, तो तब आप अंडर सेक्शन 241 ऑफ बीएनएस लायबल होंगे सिंपल या रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 3 साल तक की हो सकती है, या फिर उतने फाइन के लिए जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों पनिशमेंट के लिए। सेक्शन 242 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो करते हैं फॉल्स पर्सोनेशन, फॉल्स आइडेंटिटी का इस्तेमाल, मतलब जो कि वो खुद नहीं है, वो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? किसी सूट या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में चल रही प्रोसीडिंग में कोई एक्ट वगैरह करने के लिए।
तो तब वो यहाँ पर सेक्शन 242 के दायरे में आते हैं और ये जो पनिशमेंट मेंशन है इस पनिशमेंट के लायबल होते हैं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस इसकी हेडिंग वगैरह पूछ ली जा सकती है। वही सेक्शन 268 उनको पनिश करता है जो असेसर का पर्सोनेशन करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस इसकी हेडिंग ध्यान रखनी है। सेक्शन 243 एंड 244 ये दोनों सेक्शन हम मिलाकर पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी सेंटेंस, डिक्री या ऑर्डर के अधीन है जो कि ऑलरेडी पास की जा चुकी है या जो सेंटेंस, डिक्री, ऑर्डर पास किए जाने की संभावना है, और इस चीज के बारे में जानकारी होते हुए यहां पर जो मेंशन है इंटेंशन, उस इंटेंशन के साथ, क्या इंटेंशन कि जो प्रॉपर्टी है या उसमें कोई इंटरेस्ट जो है उसको ना जो कोर्ट सेंटेंस पास कर चुकी है या पास कर सकती है उसके तहत फोरफिट ना कर लिया जाए या फाइन को सेटिस्फाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज ना कर लिया जाए बाय द कोर्ट और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर जो डिक्री या ऑर्डर बाय द सिविल कोर्ट, सिविल सूट में पास किया जा चुका है या पास किया जा सकता है, उसके एग्जीक्यूशन में ये प्रॉपर्टी या इसमें कोई इंटरेस्ट जो है यूज ना कर लिया जाए। तो इस इंटेंशन के साथ ये जानकारी होते हुए जो कोई भी उस प्रॉपर्टी को या उसमें किसी इंटरेस्ट को फ्रॉडुलेंटली रिमूव करता है, कंसील करता है, ट्रांसफर करता है या डिलीवर करता है किसी अनदर पर्सन को, तो वो जाएगा सेक्शन 243 ऑफ बीएनएस में। वहीं जो कोई भी उस प्रॉपर्टी को या उसमें किसी इंटरेस्ट को फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है या फिर उसमें क्लेम करता है ये जानते हुए कि उसका कोई राइटफुल क्लेम नहीं बन रहा है, तो तब वो जाएगा सेक्शन 244 ऑफ बीएनएस में। तो दोनों सेक्शन क्लियर हैं। सेक्शन 243 किस बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 244 किस बारे में बात कर रहा है। अब पनिशमेंट भी देख लो। सेक्शन 243 में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज या फिर बोथ। वहीं सेक्शन 244 ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब करता है सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। ये वाली सेम पनिशमेंट अभी हमने देखी थी सेक्शन नंबर 241 में, और ये वाली जो पनिशमेंट है ये आपकी दे रखी है सेक्शन 268 में जो भी हम देख कर आए हैं, और ये पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी आगे सेक्शन 245 में एंड 247 में। ऐसे ना रिलेट कर करके आप याद करना पनिशमेंट, और इसी तरीके से आपको ये याद होंगी। सेक्शन 245 उनको पनिश करता है जो कि फ्रॉडुलेंटली सफर करते हैं ऐसे डिक्री से, ऐसे डिक्री को अपने अगेंस्ट पास करवाते हैं जो ऐसे सम से रिलेटेड है जो कि ड्यू नहीं है। यानी कि सेक्शन 245 कहता है कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली ऐसी डिक्री या ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने अगेंस्ट जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, या फिर अपने अगेंस्ट कोई ऐसी डिक्री या ऑर्डर पास करवाते हैं जो कि ऐसे अमाउंट से रिलेटेड है जो एक्चुअल में ड्यू अमाउंट से ज्यादा अमाउंट है, या ऐसी प्रॉपर्टी या उसमें किसी ऐसे इंटरेस्ट से वो रिलेटेड है जिसके लिए क्लेमेंट एंटाइटल नहीं है, तो तब सेक्शन 245 में वो लायबल होते हैं उसी पनिशमेंट के लिए जो भी मैंने आपको सेक्शन 244 में बताई। सेक्शन 247 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो कि ऑब्टेन करते हैं ऐसे सम के लिए डिक्री फ्रॉडुलेंटली जो कि ड्यू नहीं है सम। यानी कि सेक्शन 247 उनको पनिश कर रहा है जो कि किसी अनदर पर्सन के अगेंस्ट ऐसी डिक्री या ऑर्डर ऑब्टेन करते हैं जो रिलेटेड होती है ऐसे अमाउंट से जो कि एक्चुअल में ड्यू अमाउंट से ज्यादा है, या ऐसी प्रॉपर्टी या उसमें किसी ऐसे इंटरेस्ट से जिसके लिए क्लेमेंट एंटाइटल नहीं है, या वो ऐसी डिक्री और ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं किसी अनदर पर्सन के अगेंस्ट जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, या किसी चीज के संबंध में वो डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जिस चीज के संबंध में वो ऑलरेडी सेटिस्फाई की जा चुकी है, या फिर जो फ्रॉडुलेंटली सफर कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं कोई एक्ट अपने नाम पर किया जाना, तो तब वो जाएंगे सेक्शन 247 में और लायबल होंगे किस पनिशमेंट के लिए, वही पनिशमेंट के लिए जो मैंने आपको बताई थी सेक्शन 244 में। यानी सेक्शन 245 एंड 247 एंड 244 ये तीनों सेक्शन में सेम पनिशमेंट दे रखी है, सिंपल या रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। सेक्शन 246 बीएनएस की हेडिंग पूछ ली जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, ये वाला ऑफेंस दे रखा है सेक्शन 246 ऑफ बीएनएस में। तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली या फिर किसी पर्सन को इंजर या एनॉय करने की इंटेंशन से क्या करता है, कोर्ट में ऐसा क्लेम डालता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये तो फॉल्स क्लेम में डाल रहा हूं,
तो तब वो सेक्शन 246 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होगा उतने पनिशमेंट के लिए जो कि है रिगरस और सिंपल इंप्रिजमेंट अप टू 2 years प्लस फाइन। सेक्शन 248 बीएनएस का ये कहता है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करते हो या करवाते हो, या फिर किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाते हो, झूठा इल्जाम लगाते हो कि किसी ने क्या कर दिया है, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, ऐसा फॉल्स चार्ज लगा रहे हो, दैट फॉल्स चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम दी फॉल्स स्टेटमेंट्स और फॉल्स एविडेंसेस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल, क्योंकि ये है इनिशियल चार्ज जो किसी पर्सन के अगेंस्ट लगाया जा रहा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, झूठा इल्जाम ये लगाया जा रहा है, और ये चीज करने के पीछे आपके पास कोई लेजिटिमेट या लॉफुल बेसिस नहीं है। बिना लेजिटिमेट और लॉफुल बेसिस के आप ये चीज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, उस पर्सन को हार्म देना या इंजरी देना। तो तब आप लायबल होंगे अंडर सेक्शन 248 ऑफ बीएनएस उतने सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए जो कि 5 साल तक की हो सकती है, या फिर उतने फाइन के लिए जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, या दोनों पनिशमेंट के लिए। तो ये फाइन आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट मेंशन है और ये चीज आपके एग्जाम में इस वजह से पूछ ली जा सकती है। वहीं अगर जिस ऑफेंस का आपने फॉल्स चार्ज लगाया है वो ऑफेंस अगर पनिशेबल है विद डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, तो तब आप किस पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे? क्योंकि आपने उस ऑफेंस का झूठा इल्जाम लगाया किसी के ऊपर, तो आप लायबल होंगे उस पनिशमेंट के लिए जो कि होगी सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 248। अब यहां पर सेक्शन 249, 253, 254 ये ऑफेंडर को हार्बर देने से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं, और इनमें से जो मेन सेक्शन है हार्बरिंग ऑफेंडर को पनिश बनाने वाला वो है सेक्शन 249, जो कि ये कहता है कि अगर आपको पता है या रीजन टू बिलीव है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस पर्सन को आप लीगल पनिशमेंट से बचाने की इंटेंशन से हार्बर कर रहे हो या कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो तब आप अंडर सेक्शन 249 लायबल होंगे। किस पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे? अगर जिस ऑफेंडर को आप हार्बर कर रहे हो, छुपा रहे हो, उसने किया है ऑफेंस ऐसा जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, तो तब आप लायबल होंगे उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 5 साल तक की हो सकती है, जिसके साथ साथ फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल या फिर रिगरस। वहीं अगर ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए आप उसको हार्बर कर रहे हो या कंसील कर रहे हो, उसके लिए पनिशमेंट अगर प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक का कारावास, तो तब आप लायबल होंगे उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 3 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year बट लेस देन 10 years, तो तब हार्बर करने की वजह से आप लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट के लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट के 1/4 इम्प्रिजनमेंट के लिए, या फिर फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर आपने हार्बर किया है या कंसील किया है जिस ऑफेंडर को वो आपका स्पाउस है, लाइक आपकी पत्नी है या फिर आपका पति है वो, तो तब आप सेक्शन 249 के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 49 में दिए गए ऑफेंस का, साथ ही सेक्शन 253 एंड 254 ऑफ बीएनएस में प्रिस्क्राइब ऑफेंस का। ध्यान रखनी है ये बात, और ये चीज के रिगार्डिंग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही बात हेल्ड करी थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी 1999 के केस में। इस केस को राजीव गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंदिरा गांधी असैसिनेशन के नाम से कौन सा केस जाना जाता है, और एक और चीज बताना कि जो हार्बर है वो बीएनएस के कौन से सेक्शन में डिफाइन है। सेक्शन 253 बीएनएस का ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है या किसी पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया गया है किसी ऑफेंस का, एंड उस पर्सन को लॉफुल कस्टडी में डाला गया और वो वहां से एस्केप कर गया, या फिर पब्लिक सर्वेंट ने उसको एप्रीहेंड किए जाने का लॉफुल ऑर्डर दिया हुआ है,
और आपको इन चीजों के बारे में पता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है या चार्ज किया गया है और ये लॉफुल कस्टडी से या तो भाग गया है या फिर इसको पकड़े जाने का लॉफुल ऑर्डर आया हुआ है। ये जानते हुए अगर आप ऐसे पर्सन को हार्बर करते हो या फिर छुपाते हो ताकि आप उसका एप्रीहेंड किया जाना रोक सको, ताकि वो पकड़ा ना जाए इस इंटेंशन के साथ, अगर आप उसको हार्बर कर रहे हो या कंसील कर रहे हो। तो जिस ऑफेंस का वो ऑफेंडर है, अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है तो तब आप लायबल होंगे उतने इंप्रिजमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इंप्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स, तो तब आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी उतने इंप्रिजमेंट की जो कि 3 साल तक की हो सकती है या विद और विदाउट फाइन। वहीं अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के बीच में है तो तब आप लायबल होंगे उस ऑफेंस का जो इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब है, उस इम्प्रिजमेंट के लॉन्गेस्ट टर्म के 1/4 के लिए आप लायबल होंगे या फिर आप लायबल होंगे फाइन के लिए या दोनों के लिए। सेक्शन 254 बीएनएस का उनको पनिश करता है जो कि हार्बर करते हैं रॉबर्स को या फिर डिकॉइट को। अब ये जो सेक्शन है इसको समझने से पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर कोई पर्सन डिकॉइटी कमिट किया या रॉबरी वगैरह कमिट किया और फिर उसको कोई हार्बर करता है ताकि लीगल पनिशमेंट से उसको बचाया जा सके, तो वो कौन से सेक्शन के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, ये चीज आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब यहाँ पर सेक्शन 254 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको पता है या आपको रीजन टू बिलीव है कि कोई पर्सन जो है वो रिसेंटली रॉबरी या डिकॉइटी कमिट किए हैं या फिर कमिट करने वाले हैं, ये जानते हुए या इस चीज का रीजन टू बिलीव रखते हुए इस इंटेंशन के साथ ताकि रॉबरी या फिर डिकॉइटी जो कि वो कमिट करने वाले हैं उसके कमीशन में फैसिलिटेट हो, या फिर अगर उन्होंने कर दिया है तो तब उनको लीगल पनिशमेंट से बचाया जा सके। इस नॉलेज के साथ और इस इंटेंशन के साथ अगर आप ऐसे पर्संस को हार्बर करते हो, आप लायबल होंगे अंडर सेक्शन 254 ऑफ बीएनएस रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 7 साल तक की हो सकती है, जिसके साथ साथ फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। और रॉबरी या फिर डिकॉइटी वाला जो ऑफेंस है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहां पर कमिट किया जाना इंटेंड किया गया था या कहां पर वो कमिट किया गया है। इंडिया में कमिट किया गया है या इंडिया के बाहर कमिट किया गया है, इंडिया में कमिट किया जाने वाला था या इंडिया के बाहर कमिट किया जाने वाला था, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 254 ऑफ बीएनएस में पनिशमेंट के लिए आप लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जीनो को पता है उसके जो फ्रेंड्स हैं अमू, पीहू, परी, उपासना, महर्षि, ये नेपाल में डिकॉइटी कमिट करने वाले हैं। ये जानते हुए और साथ ही जो डिकॉइटी है उसके कमीशन में फैसिलिटेट हो इस इंटेंशन के साथ जीनो इनको अगर पिथौरागढ़ में जो उसका घर है वहां पर हार्बर करती है तो तब वो लायबल होगी अंडर सेक्शन 254 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट के लिए। तो ये तीनों सेक्शन हार्बरिंग से रिलेटेड आपने ध्यान रखने हैं, सेक्शन 249, सेक्शन 253 एंड सेक्शन 254। इनके अलावा और कौन कौन से सेक्शन है जहां पर हार्बरिंग से रिलेटेड आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा बीएनएस में, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब सेक्शन 255 से लेकर 261 तक एंड सेक्शन 264 ये कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो बात करते हैं उन ऑफेंसेस की जो कि जस्टिस के अगेंस्ट किए जा रहे हैं बाय द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं ये ऑफेंसेस, तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले सेक्शन 255 तो पनिश करता है उस पब्लिक सर्वेंट को जो कि लीगल डायरेक्शन का डिसोबीडियंस कर रहा है। किस इंटेंशन के साथ? किसी पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचाने की इंटेंशन के साथ या किसी प्रॉपर्टी का लीगल पनिशमेंट के तहत फॉरफिट ना किया जाए, फॉरफीचर होने से बचाने की इंटेंशन के साथ। पनिशमेंट क्या है ये मेंशन है, 2 साल फाइन या फिर बोथ। ये वाली पनिशमेंट हमने काफी सारे सेक्शन में देख ली है। सेक्शन नंबर 240 में भी ये मेंशन थी, सेक्शन 268 में भी ये मेंशन है, सेक्शन 244, 245, 247 और अब ये वाला सेक्शन हो गया सेक्शन 255। सेक्शन 261 में भी सेम पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी और 252 में भी यही पनिशमेंट मेंशन है। अब जो ये आगे के प्रोविजन है ना, ये 255 से आगे जो चलेंगे प्रोविजन, ये ऐसे प्रोविजन है जस्ट इनकी हेडिंग देखो, पनिशमेंट देखो और आगे बढ़ो, नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। इसलिए सिर्फ हेडिंग देखते हैं और थोड़ा पनिशमेंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब सेक्शन 256 जो है वो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश कर रहा है जो कि क्या करता है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम करता है या फिर इनकरेक्ट राइटिंग्स वगैरह फ्रेम करता है। किस इंटेंशन से?
किसी पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचाने की इंटेंशन से या किसी प्रॉपर्टी को फोरफीचर से बचाने की इंटेंशन से, तो तब वो पब्लिक सर्वेंट लायबल होता है अंडर सेक्शन 256 उतने पनिशमेंट के लिए जो कि 3 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए। सेक्शन 257 उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश करता है जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में करप्टली, मैलिशियसली बनाता है या प्रोनाउंस करता है कोई रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट और डिसीजन जिसके बारे में उसको पता है कि ये तो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, और वो ये चीज किया है जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, तो तब दैट पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन के लिए, या फिर दोनों के लिए। सेक्शन 258 बीएनएस का सेम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है जो हमने देखी सेक्शन 257 में, कितनी 7 ईयर फाइन या फिर बोथ। और कहता क्या है सेक्शन 258? ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करते हो जिसके तहत आपको लीगल अथॉरिटी है कि आप किसी पर्सन को ट्रायल के लिए कमिट कर सकते हो या कन्फाइनमेंट में कमिट कर सकते हो, कमिट करने का मतलब होता है सुपुर्द करना, या फिर किसी पर्सन को आप कन्फाइनमेंट में रख सकते हो, और आप ना अपने इस लीगल अथॉरिटी का अगर करप्टली या मैलिशियसली इस्तेमाल करते हुए किसी पर्सन को आप ट्रायल के लिए कमिट कर रहे हो या कन्फाइनमेंट में कर रहे हो कमिट, या फिर कन्फाइनमेंट में उस पर्सन को रख रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, आप ऐसा कर रहे हो और आपको पता है कि आपने ये जो चीज की है, ये जो एक्शन आपने लिया है, ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, तो तब आप अंडर सेक्शन 258 ऑफ बीएनएस, ये जो पनिशमेंट अभी मैंने आपको बताई, इस पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। सेक्शन 259 बीएनएस का ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया गया है किसी ऑफेंस का, या फिर कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए एप्रीहेंड किए जाने के लिए लायबल है, एंड बीइंग पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट करते हुए आपकी अगर लायबिलिटी बनती है, लीगल बाउंडेशन बनती है कि आप उस पर्सन को एप्रीहेंड करो या फिर आप उसको कन्फाइनमेंट में रखो, बट आप क्या करते हो, इंटेंशनली पब्लिक सर्वेंट होते हुए इंटेंशनली उस पर्सन को एप्रीहेंड ही नहीं करते हो, इस चीज का आप इंटेंशनल ओमिशन कर देते हो, या फिर इंटेंशनली आप सफर करते हो उस पर्सन का भागा जाना, यानी कि इंटेंशनली आप उस पर्सन को भागने दे रहे हो, एस्केप करने दे रहे हो, या फिर आप इंटेंशनली उस पर्सन के भागे जाने में, एस्केप करने में, या एस्केप करने के अटेम्प्ट में फ्रॉम द कन्फाइनमेंट आप उसको एड कर रहे हो, मदद कर रहे हो। तो जिस ऑफेंस का वो ऑफेंडर है उसके लिए अगर डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब है, तो बीइंग पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 259 ऑफ बीएनएस आप लायबल होंगे उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है विद और विदाउट फाइन। वहीं अगर ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, तो तब बीइंग पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 259 आपकी लायबिलिटी आएगी उतने इम्प्रिजनमेंट की जो कि 3 साल तक की हो सकती है विद और विदाउट फाइन। वहीं अगर ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है 10 साल से कम के कारावास की, तो तब आप लायबल होंगे उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 2 साल तक का हो सकता है विद और विदाउट फाइन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 259। वही सेक्शन 260 में उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि अंडर अ कोर्ट सेंटेंस है, मतलब जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने सेंटेंस पास कर दी है या फिर जिसको लॉफुली कस्टडी में कमिट किया जा चुका है। ऐसे पर्सन को लीगली बाउंड है एप्रीहेंड करने के लिए या कन्फाइनमेंट में रखने के लिए जो पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट करते हुए अगर ऐसे पर्सन को एप्रीहेंड करने का इंटेंशनल ओमिशन करता है या ऐसे पर्सन का कन्फाइनमेंट से एस्केप करना इंटेंशनली सफर करता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, भाग रहा है, भागने दे रहा है, या फिर ऐसे पर्सन के एस्केप करने या एस्केप करने के अटेम्प्ट में इंटेंशनली पब्लिक सर्वेंट अगर एड करता है, तो तब वो सेक्शन 260 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होता है। किस पनिशमेंट के लिए लायबल होता है? ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए अगर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है डेथ पेनल्टी, तो तब पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 14 साल तक का हो सकता है विद और विदाउट फाइन। वहीं अगर ऑफेंडर ने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, तो तब पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है विद और विदाउट फाइन। वहीं अगर जो ऑफेंडर है उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए पनिशमेंट है उतनी इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल से कम की है, तो तब पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 3 साल तक का हो सकता है या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। तो सेक्शन 259 एंड 260 ऑफ बीएनएस में
पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए जो एक्ट पनिशेबल बना रखे हैं वो पनिशेबल तब है जब वो कर रहा है वो एक्ट इंटेंशनली। लेकिन अगर वही एक्ट उसकी लापरवाही का नतीजा हो तो तब वो लायबल होगा सेक्शन 261 ऑफ बीएनएस में। कितने पनिशमेंट के लिए? सिंपल इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, फाइन या फिर बोथ। वही सेक्शन 264 बीएनएस का ऐसे केसेस को कवर कर रहा है जो कवर नहीं हो रहे हैं सेक्शन 259, 260, 261 में या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में, तो तब उनको कवर करेगा सेक्शन 264, जो कि कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एज सच पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है कि वो किसी ऐसे पर्सन को एप्रीहेंड करे या कन्फाइनमेंट में रखे जो कि यहाँ पर प्रोविजन जो मेंशन है उनमें नहीं कवर हो रहा है, ना ही किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में कवर हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को पकड़ने से ओमिशन करता है या फिर ऐसे पर्सन का एस्केप किया जाना फ्रॉम द कन्फाइनमेंट पब्लिक सर्वेंट सफर करता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट ये चीजें करता है इंटेंशनली तो वो लायबल होगा सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए जो कि 3 साल तक की हो सकती है या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर पब्लिक सर्वेंट ये चीज किया है नेग्लिजेंटली, लापरवाही की वजह से, तो तब वो लायबल होगा सिंपल इंप्रिजनमेंट के लिए जो कि 2 साल तक की हो सकती है या फिर फाइन या फिर बोथ। तो ये हो गया आपका सेक्शन 264। सेक्शन 262 बीएनएस का ये कहता है कि मान के चलो मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस का मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है या फिर मुझे किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उस ऑफेंस के लिए जो मुझे सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही। लेकिन अगर मैं क्या करती हूं, मुझे जैसे कि ऐसे ऑफेंस के लिए लॉफुली एप्रीहेंड करने आए हैं, पकड़ने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं लॉफुली, मैं अपने लॉफुल एप्रीहेंशन को रेजिस्ट कर रही हूं या इलीगली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूं, मैं अपने आप को अरेस्ट ही नहीं होने दे रही हूं और ये चीज मैं इंटेंशनली कर रही हूं। या फिर अगर ऐसे ऑफेंस के लिए मुझे जिस कस्टडी में लॉफुली डिटेन करके रखा गया था मैं उस कस्टडी से ही एस्केप कर जाती हूं या फिर एस्केप करने का अटेम्प्ट करती हूं, तो तब जो ओरिजिनल ऑफेंस मैंने किया था, जिसके लिए मुझे चार्ज किया गया था या जिसके लिए मुझे कन्विक्ट किया गया था, उसकी पनिशमेंट के साथ साथ इन एडिशन सेक्शन 262 वाले ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए मैं लायबल होंगी, क्योंकि मैंने एक अलग ऑफेंस और कर दिया है जो कि पनिशेबल है सेक्शन 262 ऑफ बीएनएस में, जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है 2 साल तक के कारावास की या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर किसी दूसरे पर्सन के लॉफुली एप्रीहेंड किए जाने को इंटेंशनली रेजिस्ट किया जाता है या इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन उसमें किया जाता है या किसी अनदर पर्सन को जहां पर वो लॉफुली डिटेन करके रखा गया है ऐसे ऑफेंस के लिए, उसको उस कस्टडी से अगर रेस्क्यू किया जाता है या रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट किया जाता है, तो तब लायबिलिटी आती है सेक्शन 263 ऑफ बीएनएस में। क्या पनिशमेंट्स है? पनिशमेंट्स आप देख लेना, एज सच इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। सेक्शन 262, सेक्शन 263 या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में अगर कोई केस कवर नहीं हो रहा है तो तब उसके लिए अलग से दे रखा है सेक्शन 265 जो कि पनिश करता है ऐसे पर्सन को जो कि अपना या किसी और का लॉफुल एप्रीहेंड किया जाना रेजिस्ट कर रहा है या इस चीज का इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और वो ये चीज कर रहा है इंटेंशनली, या फिर वो जहां पर लॉफुली डिटेन किया गया है उस कस्टडी से एस्केप कर रहा है या एस्केप करने का अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर वहां से किसी पर्सन को रेस्क्यू कर रहा है या रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर वो कवर नहीं हो रहा है सेक्शन 262 में, 263 में या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में, तो तब वो सेक्शन 265 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होगा इंप्रिजनमेंट के लिए जो कि हो सकती है 6 महीने तक की या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। अब इस चैप्टर में जो सेक्शन रह गए हैं वो ऐसे सेक्शन हैं जिनकी जस्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी देख सकते हो। तो जैसे कि जो सेक्शन 250 है इसमें उनको पनिश किया जा रहा है जो कि किसी ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए गिफ्ट वगैरह लेते हैं, और जो गिफ्ट देते हैं उनको पनिश करेगा सेक्शन 251। वही जो स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी में हेल्प करने के बदले में गिफ्ट लेते हैं वो सेक्शन 252 ऑफ बीएनएस में पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं। सेक्शन 266 बीएनएस का ये कहता है कि अगर किसी पर्सन की पनिशमेंट को कंडीशनली रेमिट किया गया था और उसने कंडीशनल रेमिशन ऑफ हिज पनिशमेंट एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ ठीक है मेरी पनिशमेंट आप कर रहे हो कम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो कंडीशंस लगाई हैं मैं उनका पालन करूंगा, लेकिन अगर उनमें से किसी भी कंडीशन का वो जानबूझ के वायलेशन कर दे, ब्रीच कर दे, तो तब वो सेक्शन 266 के तहत लायबल होगा। जैसे कि वो तब लायबल होता जब उसकी जो सेंटेंस है, जो उसकी पनिशमेंट है वो रेमिट ना करी गई होती,
जो ओरिजिनल सेंटेंस उसके अगेंस्ट पास करी गई थी वो पूरी उसको काटनी पड़ेगी। अगर उसने उसमें से कुछ काट ली है तो जो बची है वो उसको और काटनी पड़ेगी। बाकी आपने ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो अंडर सेक्शन 473 ऑफ BNSS कंडीशनली रेमिट कर सकती है पनिशमेंट। अगर पूछ लेना कि इस चीज के रिगार्डिंग प्रावधान कहां दे रखा है, तो प्रावधान दे रखा है सेक्शन 473 ऑफ BNSS में। सेक्शन 267 BNS का पनिश करता है तब जब इंटेंशनली इंसल्ट करी जाती है या इंटरप्शन किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के प्रति। कैसे पब्लिक सर्वेंट के प्रति ये चीज करी जा रही है? जो पब्लिक सर्वेंट इंगेज है जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज में और उसी दौरान ये चीज करी जा रही है, तो तब सेक्शन 267 ऑफ BNS के तहत लायबिलिटी आती है उतने सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जो कि मैक्सिमम 6 महीने तक का हो सकता है, या फिर उतने फाइन की जो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों की। ये थोड़ा थोड़ा ना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा लगेगा, बट ये उससे अलग है। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि सेक्शन 267 में जो पनिशेबल ऑफेंस है उसका ना समरली ट्रायल कर सकती हैं सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट अंडर सेक्शन 384 ऑफ BNSS। तो इसको भी यहां पर आप लिंक कर लेना। सेक्शन 268 असेसर के पर्सोनेशन से रिलेटेड सेक्शन था जो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। सेक्शन 269 BNS का ये इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में लास्ट सेक्शन है। फाइनली लास्ट सेक्शन पहुंच गया। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया और फिर उसको ना बेल या बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है, बेल और बॉन्ड में उसको ये टर्म्स वगैरह रखी गई है कि कोर्ट के समक्ष आपने आना है, बट उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कोर्ट में अगर अपीयर होने में फेल हो जाता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, और अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के अगर वो अपीयर होने में फेल हो जाता है इन अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ द बेल और बॉन्ड, तो तब वो सेक्शन 269 के तहत लायबल होता है उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 1 ईयर तक का हो सकता है, या फिर फाइन, या दोनों के लिए। और जो ओरिजिनल ऑफेंस उसने किया हुआ है जिसके लिए उसको बेल या बॉन्ड पे रिलीज किया गया था, उसकी पनिशमेंट अलग रहेगी। उसके इन एडिशन बेल और बॉन्ड के टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर वो कोर्ट में अपीयर होने में फेल हो रहा है तो तब वो लायबल हो रहा है सेक्शन 269 वाले ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए। ओके, क्योंकि ये एक अलग ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 14 होता है कंप्लीट। इस चैप्टर में काफी सारे ऐसे प्रोविजन थे जो कि मैंने आगे पीछे करके पढ़ा दिए हैं। जहां जहां पे जिन प्रोविजन का लिंक था उन प्रोविजन के साथ उनको कनेक्ट करके मैंने पढ़ाया है। जितना जितना इंपॉर्टेंट थे उतना उतना पढ़ाया है। बाकी आप इन प्रोविजन का कंपैरिजन IPC के प्रोविजन के साथ एक बार करके देख लेना कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों जगह। और कहीं पर कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। BNS के नोट्स वगैरह अगर आपको परचेस करने हैं जो कि हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उनको परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर मैंने डाला हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करो और प्रोफाइल में जाकर आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना।